Hello everyone. Now let's see section 68, that is inspection of goods in movement, or also commonly known as the e-way bill. जब गुड्स मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, और इसके पीछे जो मेन लॉजिक है वो समझ लो आप. टू स्टॉप टैक्स इवेजन, दैट इज द मेन लॉजिक. हाउ टू स्टॉप टैक्स इवेजन. तो इसके लिए अपन ने अभी तक तो बहुत सारी चीजें देखा है, जैसे मैचिंग ऑफ इनवॉइसेस है वो सब देखा. ईटीसी आईटीसी लेना है तो आपको इनवॉइस को मैच करना पड़ेगा, रिटर्न्स मैच होने चाहिए, वो सब डिटेल्स तो है. लेकिन इनवॉइस तो नकली भी बन सकता है ना. मैंने एक नकली इनवॉइस बना के आपको दे दिया, आप मस्त से उस पर क्रेडिट ले लो, मैं रिटर्न में भी दिखाऊंगा, आप उसका क्रेडिट भी लो, एंजॉय करो. लेकिन वो पूरा इनवॉइस ही नकली है, गुड्स का मूवमेंट तो हुआ ही नहीं है. देयर आर नो गुड्स, देयर इज नो सर्विस, बट आई गिव एन इनवॉइस टू यू एंड यू टेक क्रेडिट. मैं इधर टैक्स भर दूंगा, आप उधर क्रेडिट ले लो और एंजॉय करो. तो ये कौन लोग करेंगे कि आपकी बहुत ज्यादा एक्सेस लाइबिलिटी आ रही है, और मेरा क्या है कि मुझे इधर में क्रेडिट बहुत सारा पड़ा है मेरे पास, लेकिन यूज नहीं हो रहा है. सो आई हैव गॉट लॉट ऑफ क्रेडिट, यू हैव गॉट लॉट ऑफ आउटपुट लाइबिलिटी. तो मैं क्या करूंगा, नकली इनवॉइस बना के, मेरे पास वो क्रेडिट पड़ा है, मैं यूज करके उसको, मेरे को कैश में थोड़ी ना भरना है कुछ. सो आई विल गिव इनवॉइसेस टू यू एंड पास ऑन द क्रेडिट. सीधी बात. तो ऐसी इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं. तो एक तरफ तो इनवॉइस है, रिटर्न्स है, और बाकी भी सारे प्रोविजंस है बहुत सारे, और दूसरी तरफ जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा उसके ऊपर भी कंट्रोल है इस एक्ट के अंदर. तो वो कैसे होगा वो अब अपन इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स. तो फिजिकल मूवमेंट और एक तरफ इनवॉइस एंड रिटर्न्स, तो ये तीनों फिर जब मर्ज होंगे तब मजा आएगा. तो करने का कुछ नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं. इधर लिखा तो है कि गुड्स का मूवमेंट चेक करेंगे, लेकिन मूवमेंट क्या चेक करेंगे. ट्रक जा रहा है ना, हाँ तो ट्रक जाएगा ना, उसमें डब्बे भी जाएंगे ना, उसके अंदर सामान होगा कि नहीं ये किसको पता चलेगा. समझ गए ना आप. समझदार को इशारा काफी है. वैसे एक मूवी था, आपने देखा होगा, ऐसा कहते हैं धीरूभाई अंबानी के लाइफ पे बेस्ड था, गुरु. उसके अंदर एक सीन था, वो एक्सपोर्ट फ्रॉड करता था. यानी आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट एनीवन. मूवी के अंदर वो जो पर्सन था गुरु, एक्सपोर्ट फ्रॉड. तो क्या करता था कि ड्रॉबैक का फ्रॉड होता है ना, आपको गवर्नमेंट रिफंड देता है टैक्सेस का, तो वो बंदा खाली खोके, यानी डिब्बे जिसमें कोई गुड्स नहीं है, सिर्फ डिब्बे भर के शिप में डाल के एक्सपोर्ट कराता था. और चूना भर के, वजन दिखना चाहिए ना, तो चूना भर दो, एक्सपोर्ट करा दो. चूना है सबसे सस्ता, मिट्टी भर दो, चूना भर दो, पत्थर भर दो, एक्सपोर्ट करा दो, और फिर जाके ड्रॉबैक क्लेम कर लो, बाकी एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स क्लेम कर लो. तो इस तरह से वो फ्रॉड करता था. तो आज भी होता है, बहुत लंबे फ्रॉड्स होते हैं. तो ये भी एक है. इंडिया आजकल फेमस है फ्रॉड्स. जिस हिसाब से बैंक फ्रॉड हो रहा है तो मालूम नहीं अपन कहां जाने वाले. सो लेट्स सी सेक्शन 68. आजकल तो बैंक में पैसा डालने से डर लगता है, साला अपना पैसा है, बैंक डूब गई, अपना भी पैसा जाएगा. टैक्स तो जा ही रहा है, वी आर पेइंग टैक्स. Government is putting the tax money in the banks and banks are looted by the people. विजय माल्या लूट के निकला, नीरव मोदी लूट के निकल गया, और मालूम नहीं कितने लोग निकलेंगे. खैर जाने दो, लेट्स स्टडी टैक्स. तो 68 देखते हैं. The government may require the person in charge of a conveyance. Conveyance यानी कि vehicle कोई भी ट्रक हो सकता है, शिप हो सकता है, एक्सेट्रा. Carrying any consignment of goods of value exceeding such amount as may be specified. तो वो सब अपन रूल्स में देखेंगे अभी. To carry with him such documents and such devices as may be prescribed. तो ये डॉक्यूमेंट को ही अपन कहते हैं ई-वे बिल. और डिवाइसेस भी रहेंगे डिजिटली, यानी जीपीएस डिवाइसेस, वो भी अपन देखेंगे. And the details of documents required to be carried under one shall be validated in such manner as may be prescribed. उसका वैलिडेशन कैसे होगा वो भी देखेंगे. And where any conveyance referred to in subsection 1 is intercepted by the proper officer at any place. Intercepted यानी कहीं पे भी ऑफिसर उसको रोकेंगे बीच में, किसी गांव खेड़े के अंदर,
तो he may require the person in charge of the conveyance to produce the documents prescribed under the subsection and devices for verification. तो खट से वो निकाल के दिखाएंगे, ये देखो साहब ये ई-वे बिल है, इसके अंदर एक गुड्स जा रहा है, और devices. And the said person shall be liable to produce the documents and devices and also allow the inspection of the goods. ठीक है, ये तो सेक्शन हो गया. अब देखो उसके रूल्स चालू होते हैं. 138 बहुत लंबा है, आराम से अपन पढ़ेंगे, जल्दी कुछ नहीं है अपने को. ठीक है, तो देखो सब रूल 1 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स. हु कॉजेज यानी कौन? सप्लायर. रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी सप्लायर हुआ ना. ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000. कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000. ओके, 50,000 रुपए से कम का गुड्स जा रहा है तो ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है. ई-वे बिल कब बनेगा? इफ द मूवमेंट if the value of the movement यानी value of the consignment which is moving exceeds 50,000 in relation to a supply or for reason other than supply. देखो सप्लाई के लिए भी जा सकता है और for reason other than supply भी हो सकता है. or due to inward supply from an unregistered person. अगर हम unregistered person से ले रहे हैं तो वो भी सप्लाई आएगा, जिसके ऊपर फिर रिवर्स चार्ज लगता है 9(4) के अंदर. shall before commencement of such movement furnish information relating to said goods as specified in part A of EWB 01. तो EWB 01 फॉर्म नंबर है, ई-वे बिल शॉर्ट में, उसका शॉर्ट फॉर्म है EWB. इलेक्ट्रॉनिकली अपने को भरना है पार्ट ए के अंदर. ठीक है, पार्ट ए में डिटेल्स डालना है. On the common portal along with such other information as may be required at the common portal, and a unique number will be generated on this said portal. ठीक है, तो पार्ट ए फिल कर दो आप ई-वे बिल का और एक यूनिक नंबर जनरेट होगा. Provided that the transporter on an authorization received from the registered person may furnish the information in part A. यानी अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे भरना है तो मैं अपने ट्रांसपोर्टर को भी बोल सकता हूँ यार तू भर दे, तो वो भी भर सकता है पार्ट ए इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल. तो वैसे तो अपने को भरना है, सप्लायर जो है रजिस्टर्ड पर्सन उसको, लेकिन अगर अपने ट्रांसपोर्टर को ऑथोराइज कर दिया तो वो भी भर सकता है. वेरी गुड. इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल अलॉन्ग विद द अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड ऑन द पोर्टल एंड द यूनिक नंबर विल बी जनरेटेड ऑन द सेट पोर्टल. ठीक है, तो वैसे तो किसको भरना है? वन हु कॉजेज द मूवमेंट यानी सप्लायर. अच्छा, सप्लायर ही नहीं हो सकता, कभी कभी रिसिपिएंट भी हो सकता है. अगर रिसिपिएंट गुड्स बुला रहा है तो उसने कॉज किया ना मूवमेंट, उसने ट्रांसपोर्टर को अपॉइंट किया, जाओ जाके गुड्स को लेकर आओ. तो हु इज कॉजिंग द गुड्स टू बी मूव्ड? द बायर. सो देन बायर विल हैव टू मेक ईडब्ल्यूबी. और अगर सप्लायर है वो कहता है कि ये लो माल और दे के आओ, तो हु इज कॉजिंग द मूवमेंट? द सप्लायर. सो देन द सप्लायर विल हैव टू मेक द ई-वे बिल. ठीक है, तो ई-वे बिल किसको बनाना है? जो गुड्स को मूव करवाएगा, जिसके कहने पर गुड्स मूव हो रहे हैं, वन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट, वो बनाएगा. सो ही कैन बी अ सप्लायर और ही कैन बी रेसिपिएंट, लेकिन वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए. रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, तो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही ई-वे बिल बना सकता है. इसलिए वो लिखा है थर्ड पॉइंट जो था ना कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो फिर रिसिपिएंट को ई-वे बिल बनाना पड़ेगा. ठीक है, यहां तक समझ में आए? फिर आगे देखो नेक्स्ट प्रोविजो है. प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड आर सप्लाइड थ्रू एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर और अ कुरियर ऑन एन ऑथराइजेशन रिसीव फ्रॉम द कंसाइनर, द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए मे बी फर्निश्ड बाय सच ई-कॉमर्स ऑपरेटर और द कुरियर. अब मैंने गुड्स अमेजोन से बेचना है तो मैं अमेजोन को ऑथराइज कर दूंगा यार तुम भर देना, क्योंकि मेरा स्टॉक उसके पास पड़ा है अमेजोन के पास, वो वहीं से डिस्पैच करेगा ना, उसके साइट पे जो भी बुकिंग आएगा मेरे स्टॉक का सेल होगा तो वहां से सप्लाई कर देगा. तो मैं उसको अथॉरिटी लेटर दे दूंगा कि आप ही मेरे बिहाफ में ई-वे बिल भर देना, तो वो भर देगा ई कॉमर्स ऑपरेटर. या फिर कुरियर वाले को भी हम ऑथोराइज कर सकते हैं. एंड अ यूनिक नंबर विल बी जनरेटेड. Then provided also that where the goods are sent by principal located in one state or union territory to a job worker located in another state, दूसरे स्टेट में जॉब वर्कर है और यूनियन टेरिटरी,
The e-way bill shall be generated either by the principal or the job worker if registered, irrespective of the value of the consignment. तो उसमें दोनों में से कोई भी एक बना सकता है, प्रिंसिपल भी बना सकता है, जॉब वर्कर भी बना सकता है, irrespective of the value of consignment. यानी 50,000 से नीचे है तो भी, 50,000 के ऊपर है तो भी. और फिर प्रोविजो है कि ऑल्सो दैट वेयर हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू और यूनियन टेरिटरी टू अनदर बाय अ पर्सन हु हैज बीन एग्जेम्प्टेड. अपन ने देखा था ना, एग्जेम्पशन है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 24 के अंदर नोटिफिकेशन देखा था, हैंडीक्राफ्ट आइटम वाले लोग एग्जेम्प्ट है, उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. देन द ई-वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द सेड पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट. तो ठीक है, तुम वैसे तो एग्जेम्प्ट हो, तुमको टैक्स नहीं भरना, लेकिन ई-वे बिल बनाना पड़ेगा, तो उनको ई-वे बिल बनाने की जरूरत है. हालांकि वो रजिस्टर्ड नहीं है. सो सी दिस इज द एक्सेप्शन. हालांकि वो रजिस्टर्ड नहीं होगा जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई करता है, लेकिन उसको भी जाकर के ई-वे बिल बनाना पड़ेगा. और एक्सप्लेनेशन में वही दिया है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स यानी क्या, तो नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट डेफिनेशन देगा वो. और एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स शैल बी वैल्यू डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 15. सेक्शन 15 वैल्यूएशन सेक्शन, तो उसके हिसाब से अपन वैल्यू निकालेंगे. डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई या फिर डिलीवरी चालान, एज द केस में भी. अगर इनवॉइस बना है तो इनवॉइस के हिसाब से, एग्जेम्प्ट गुड्स वगैरह है तो बिल ऑफ सप्लाई के हिसाब से. और कुछ केसेस में हमने देखा ना कि पहले आप डिलीवरी चालान बना दो, बाद में फिर इनवॉइस बनाना पड़ता है, तो उनके हिसाब में डिलीवरी चालान देखेंगे. Issued in respect of this said consignment and also includes the central tax, state tax, union territory tax, integrated tax and cess if any in the document. यानी cess को include करके है, tax को include करके, inclusive of tax का value अपने को देखना है. And shall exclude the value of exempt supply of goods where the invoice is issued in respect of both exempt and taxable supply of goods. तो अगर taxable exempt दोनों included है तो फिर जो exempt value है उसको exclude कर देंगे. ठीक है. Then where the goods are transported by registered person as a consignor or the recipient of supply as a consignee, whether in his own conveyance or a hired one, or by railways or by air or by vessel, अलग अलग मोड्स दिए हैं सब. खुद की गाड़ी में लेके जाओ या रेलवे से लेके जाओ या एयर से यानी एयरक्राफ्ट से या वेसल यानी शिप से लेके जाओ, कैसे भी लेके जाओ. दिस हेड पर्सन और द रेसिपिएंट may generate e-way bill in EWB1 electronically on the common portal after furnishing information in part B. ठीक है, तो खुद की गाड़ी में लेके जा रहे हैं या शिप या एयरक्राफ्ट वगैरह से, तो पार्ट बी में आपको डिस्क्लोजर देने का है. एंड वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज और बाय एयर और वेसल, द ई-वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन बीइंग एन सप्लायर और द रेसिपिएंट हु शैल ईदर बिफोर और कमिंग ऑन मूवमेंट फर्निश ऑन द कॉमन पोर्टल इन पार्ट बी ऑफ EWB1. वहां भी EWB1 का पार्ट बी आपको भरना है, रेलवे, एयर या वेसल के केस में. And provided that where the goods are transported by railways, the railway shall not deliver the goods unless the e-way bill required under these rules is produced at the time of delivery. वो भी simple है. Then the e-way bill is where the e-way bill is not generated and the goods are handed over to the transporter for transportation by road. रोड के केस में मैंने ट्रांसपोर्टर को दे दिया विदाउट ई-वे बिल, तो फिर क्या होगा कि वो जो पर्सन है, the registered person shall furnish the information relating to transporter on the common portal and the e-way bill shall be generated by the transporter. तो मैं ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स डाल दूंगा और फिर ट्रांसपोर्टर जाके ई-वे बिल जो पार्ट ए है उसको फिल करेगा. तो वो भी सिंपल है. Provided that the registered person or the transporter, as the case may be, at his option generate and carry the e-way bill even if the value of the consignment is less than 50,000. ये भी है, 50,000 के ऊपर तो e-way bill कंपलसरी है, लेकिन 50,000 के नीचे है तो आपकी मर्जी पर है, बनाना है तो बनाओ. तो ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, you may still make e-way bill.
Provided further that where the movement is caused by an unregistered person either in his own conveyance, खुद की ट्रक में, or a hired one, किराए से लेके, or through a transporter, he or the transporter may at their option generate the e-way bill. अनरजिस्टर्ड जो पर्सन है वो भी बना सकता है, या ट्रांसपोर्टर को बोल सकता है तुम बना दो. Provided also that where the goods are transported for a distance of up to 50 kilometers. अब देखो ये इंटरेस्टिंग है, up to 50 यानी less than or equal to 50 kilometers within the state or union territory from the place of business of the consignor to the place of business of the transporter for further transportation. For further transportation, the supplier or the recipient, or as the case may be the transporter, may not furnish the details of conveyance in part B. उसको जरूरी नहीं है. कहने का मतलब क्या है कि ये मेरा फैक्ट्री है, ठीक है, और ये जो ट्रांसपोर्टर है तो नॉर्मली देखो फैक्ट्री अपना थोड़ा शहर से बाहर रहता है, आउटस्कर्ट्स में है, और ट्रांसपोर्टर का जो मेन हब है वो सिटी के अंदर है. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 26 किलोमीटर्स का है. तो मेरे को यहां से पहले उठा के ट्रांसपोर्ट तक तो ले जाने पड़ेगा ना, फिर वो आगे ट्रांसपोर्ट करेगा जहां भी ले जाना है. तो मेरे फैक्ट्री से ट्रांसपोर्टर के यहां तक ले जाने के लिए भी क्या ई-वे बिल लगेगा एक, क्योंकि ये भी तो मूवमेंट है ना, तो इसके लिए भी ई-वे बिल लगेगा क्या? तो लिखा है जरूरत नहीं है. तो अगर 50 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है और कहां लेके जा रहे तुम? ट्रांसपोर्टर के यहां, हम उसको देंगे फिर वो आगे लेके जाएगा, तो उसमें फिर ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, तो वहां लिखा है मे नॉट फर्निश द डिटेल्स इन पार्ट बी, कोई लिखने की जरूरत नहीं. फिर यहां से जो आगे मूवमेंट होगा वो एक्चुअल मूवमेंट है, उसके लिए ई-वे बिल बनेगा. लेकिन ये सेम स्टेट में होना चाहिए, हाँ, स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए. तो मैं बॉर्डर के इस तरफ हूं महाराष्ट्र में, और बॉर्डर के उस तरफ 10 किलोमीटर दूरी है, लेकिन बॉर्डर के उस तरफ एमपी में मेरा ट्रांसपोर्टर बैठा हुआ है. तो मैं अगर यहां से वहां लेके जाऊंगा तो फिर ई-वे बिल लगेगा. स्टेट चेंज हो गया तो ई-वे बिल लगेगा. फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल वेयर द गुड्स आर सप्लाइड बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू अ रेसिपिएंट हु इज रजिस्टर्ड, मूवमेंट शैल बी सेड टू बी कॉज्ड बाय सच रेसिपिएंट. इसलिए तो वहां उसको भरना पड़ता है ना फिर रेसिपिएंट को. मूवमेंट इज कॉज्ड बाय रेसिपिएंट ऐसा माना जाएगा इफ द रेसिपिएंट इज नोन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स. और एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा है कि ई-वे बिल शैल नॉट बी वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रोड अनलेस द इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी हैज बीन फर्निश्ड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मूवमेंट कवर्ड अंडर द थर्ड प्रोविजो एंड द प्रोविजो टू सब रूल 5, जो अपन ऊपर में देखें, और सब रूल 5 अपन नीचे में देखेंगे. तो सब रूल, ये थर्ड प्रोविजन है वही 50 किलोमीटर से कम रेंज वाला, तो वहां पार्ट बी में लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हर केस में लिखना पड़ता है. फिर आगे लिखता है कि अपॉन जनरेशन ऑफ द ई-वे बिल ऑन द कॉमन पोर्टल अ यूनिक ई-वे बिल नंबर shall be made available to the supplier, the recipient and the transporter on the common portal. सबको अब नंबर मिल जाएगा. And where the goods are transferred from one conveyance to another, एक कन्वेयंस से, एक ट्रक से दूसरे ट्रक में अगर माल को ट्रांसफर करना है तो उसमें भी देखो द कंसाइनर और द रेसिपिएंट हु हैज प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए, जिसने पार्ट ए में इंफॉर्मेशन डाला हुआ है, और द ट्रांसपोर्टर शैल बिफोर सच ट्रांसफर and further movement of goods update the details of conveyance in the e-way bill. तो उसको अपडेट करना पड़ेगा कि फलाना ट्रक था नंबर सो एंड सो, अब वो ट्रक खत्म हो गया, डैमेज हो गया, बेचारा एक्सीडेंट हो गया, अब हम माल निकाल के दूसरे ट्रक में डाल रहे हैं. तो ये ट्रांसफर करने के पहले अपने को अपडेट करना पड़ेगा कॉमन पोर्टल के ऊपर. लेकिन provided that where the goods are transported for a distance of less than 50 kilometers within the state or union territory from the place of business of the transporter finally to the place of business of the consignee, the details of conveyance may not be updated. यानी यहां से कंसाइनर नागपुर में था,
नागपुर से गुड्स कहां पे पहुंचा, भोपाल, एमपी में पहुंच चुका है। ये ट्रांसपोर्टर के यहां तो मेन ट्रक जो है वो लेके आ गया, तो ये ट्रक का नंबर तो डाला हुआ था, लेकिन अब भोपाल में आ गया है। अब यहां से ले जाकर के जो कंसाइनी है उसके घर पे देना है ना, होम डिलीवरी। और ये कंसाइनी का घर जो है ये 20 किलोमीटर दूर है ट्रांसपोर्टर के प्लेस। तो यहाँ एक छोटा हाथी करके लेके जाएंगे ना, पूरा इतना बड़ा ट्रक थोड़ी जाएंगे यहाँ, तो एक दूसरे ट्रक में डालेंगे और वो लेके जाएंगे, वहां डिलीवर करके आ जाएंगे। तो ये जो डिलीवरी पर्पस के लिए व्हीकल अगर चेंज हो रहा है और डिस्टेंस अगर 50 किलोमीटर से कम है तो फिर इसका अपडेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नो नीड टू अपडेट। फिर 5A कहता है कि कंसाइनर और द रेसिपिएंट हु हैज फर्निश्ड द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए or the transporter may assign the e-way bill number to another registered or enrolled transporter for updating the information in part B for further movement of consignment। यानी बीच में अगर ट्रांसपोर्टर ही चेंज हो रहा है, जैसे कि नागपुर से मेरे को गुड्स भेजना है आसाम, तो यहां से कोई भी ट्रांसपोर्टर नहीं है जो लेके जाए, तो एक ट्रांसपोर्टर बोलता है ठीक है मैं कलकत्ता पहुंचा दूंगा, फिर कलकत्ता से एक दूसरा ट्रांसपोर्टर उठा के उसको डिब्रूगढ़ लेके जाएगा, ठीक है, आसाम में, तो वो भी अपन कर सकते हैं। तो उसके लिए है ये कि अपन ट्रांसपोर्टर के डिटेल्स भी अपडेट कर सकते हैं। पहले एक्स ट्रांसपोर्टर था, नाउ वाई विल बी द ट्रांसपोर्टर फ्रॉम कलकत्ता। And provided that once the details of the conveyance have been updated by the transporter in part B, the consignor or the recipient, as the case may be, who has furnished the information in part A, shall not be allowed to assign the e-way bill number to another transporter। तो ठीक है, एक बार पार्ट बी में वो आ गया तो फिर पार्ट ए को आप अमेंड नहीं कर सकते। Then after e-way bill has been generated in accordance with the provisions of subrule 1, where multiple consignments are intended to be transported in one conveyance, the transporter may indicate the serial number of e-way bills generated in respect of each such consignment electronically on the common portal in EWB2 generate हो जाएगा prior to movement of the goods। यानी बहुत सारे लोगों के गुड्स उसको लेके जाना है, 10-15 कंसाइनर्स के गुड्स उसको सेम ट्रक में लेके जाना है, तो ये 10-15 जो कंसाइनर्स है उन सब ने तो अपने अपने ई-वे बिल बना के इसको दे दिए। अब ये जो बंदा है ट्रक वाला, वो क्या करेगा कि EWB2 एक जनरेट करेगा जिसमें ये सारे EWB जो है 1 उसके डिटेल्स वो डालेगा, क्योंकि ये पूरा कंसाइनमेंट जा रहा है, यानी एक ट्रक जा रहा है, वन कन्वेंस बट डिफरेंट कंसाइनमेंट्स, तो उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा ना। तो इतने सारे जो ई-वे बिल्स है उसका एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनेगा, तो वो है ये 2। तो उसमें वो जितने भी EWB1 के डिटेल्स है वो डाल देगा। तो देखो, he'll indicate the serial numbers of the e-way bills generated। तो 12 ई-वे बिल्स है, तो सबके जो सीरियल नंबर्स है वो यहां पे कंसोलिडेट कर लेगा EWB2 के अंदर प्रायर टू दी मूवमेंट ऑफ गुड्स, ट्रक के निकलने के पहले। And where the consignor or the consignee has not generated the e-way bill in EWB1 and the aggregate of the consignment value of goods carried in the conveyance is more than 50,000। अब ये प्रॉब्लम भी आएगा, 50,000 के नीचे EWB बनाने की जरूरत नहीं है। तो जो कंसाइनर्स थे, 50 कंसाइनर्स थे, छोटे छोटे पैकेट सब लाके ट्रांसपोर्टर को देके चले गए, किसी का भी वैल्यू 50,000 रुपए से ऊपर था ही नहीं। मेरे 10,000 के गुड्स थे, किसी के 12,000 के थे, किसी के 16,000 के थे, ऐसे आ गए। अब जो ट्रांसपोर्टर है उसके पास इतने सारे आइटम जमा हो गए, उसने ट्रक में लोड किए, सब वो जा रहे हैं नागपुर टू बॉम्बे, ट्रक वाला लोड करने के बाद पता चला कि ये सबका एग्रीगेट वैल्यू मिलाकर तो 50,000 के ऊपर है। तो क्या होगा, देखो एग्रीगेट वैल्यू 50,000 से ऊपर है, लेकिन इंडिविजुअली 50,000 से कम था। तो जो सप्लायर्स थे उन्होंने तो ई-वे बिल बनाया नहीं, लेकिन अब इसको क्या करना है, देखो ट्रांसपोर्टर ने क्या करना पड़ेगा। द ट्रांसपोर्टर एक्सेप्ट इन केस ऑफ रेलवेज, एयर एंड वेसल, एक्सेप्ट दीज 3, यानी कौन कवर हुआ, रोड वाला, रोड वाला कवर है। तो रोड वाला जो ट्रांसपोर्टर है उसको क्या करना है, शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ
इंटर स्टेट सप्लाई. ओके, सो आई चेंज माई एग्जाम्पल. मैंने नागपुर टू बॉम्बे बोला था, लेट्स चेंज इट टू नागपुर टू चेन्नई. तो नागपुर महाराष्ट्र से चेन्नई आ रहा है, तमिलनाडु. तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, देखो, generate the e-way bill in EWB1 on the basis of invoice or bill of supply or delivery challan, as the case may be, and may also generate a consolidated e-way bill in EWB2 on the common portal prior to the movement of the goods. तो रोड वाले को बनाना पड़ेगा, लेकिन रेलवे से अगर जा रहा है, तमिलनाडु एक्सप्रेस से या एयर से जा रहा है, तो उनको जरूरत नहीं है. रेलवे में तो जाते ही, रेलवे के बड़े बड़े वैगन होते हैं और कितने सारे लोगों के गुड्स वो लेते हैं, है ना. तो उसमें कंसोलिडेशन करेंगे भी कैसे, 4-5 वैगन है तो क्या 4-5 का मिलाकर देखेंगे, मालूम नहीं, तो उसको छोड़ दो. एयरलाइंस, रेलवेज और शिप को छोड़ दो. लेकिन जो रोड वाले हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है और एग्रीगेट वैल्यू 50,000 से ऊपर है, इंडिविजुअली कम है लेकिन एग्रीगेट ज्यादा है, तो ट्रांसपोर्टर ने यानी करतार रोडवेज ने EWB बनाना पड़ेगा. 01 एक एक आइटम के लिए, या फिर कंसोलिडेटेड सीधा 2 में बना सकता है. Provided that where the goods to be transported are supplied through an e-commerce operator or a courier agency, the information in part A of 01 may be furnished by such e-commerce operator or the courier agency. वो तो ठीक है, वो भर देंगे. Then the information furnished in part A shall be made available to the registered supplier on the common portal who may utilize the same for furnishing details in GSTR1. वो भी ठीक है. And provided that where the information has been furnished by the unregistered supplier or an unregistered recipient in EWB1, he shall be informed electronically if the mobile number or the email is available. वो भी ठीक है. Then where e-way bill has been generated but goods are either not transported or are not transported as per the details furnished in the e-way bill, the e-way bill may be cancelled electronically on the common portal within 24 hours of generation. Generation के 24 घंटे के अंदर अंदर अपन उसको कैंसिल कर सकते हैं. Provided that e-way bill cannot be cancelled if it has been verified in transit in accordance with 138B. वेरीफाइड इन ट्रांसिट यानी वो बीच में जो छापा मारते हैं ना, ऑफिसर खड़ा है, फिर उसने चेक किया आपका ई-वे बिल, ट्रक वाले को रोका, ई-वे बिल चेक किया, उसका वो जो टोकन है उसको चेक कर लिया, तो उसको कहते हैं अपन वेरीफाइड. अगर ये वेरिफिकेशन हो गया है तो उसका मतलब तो मूवमेंट चालू हो गया, तभी तो वेरीफाई किया ना उसने, तो उस केस में फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते. प्रोवाइडेड फर्दर दैट द यूनिक नंबर जनरेटेड under sub-rule 1 shall be valid for a period of 15 days for updation of part B. वो जो नंबर अपन फिर पार्ट बी को अपडेट करते हैं तो वो 15 दिन तक वैलिड रहेगा. फिर देखो 10 कहता है ई-वे बिल और अ कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जनरेटेड अंडर दिस रूल शैल बी वैलिड. ई-वे बिल कब तक वैलिड है, यानी कितने दिनों के अंदर गुड्स का ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये उसका मतलब है कहने का. दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. कितने दिनों में मूवमेंट कंप्लीट होना चाहिए, यानी ई-वे बिल की वैलिडिटी क्या है. तो वो देखो अप टू 100 किलोमीटर अगर जा रहा है गुड्स, अच्छा सॉरी मैं पूरा पढ़ता हूं. वैलिड फॉर अ पीरियड मेंशन इन कॉलम 3 ऑफ द टेबल बिलो फ्रॉम द रेलेवेंट डेट फॉर द डिस्टेंस विद इन द कंट्री इन विद इन इंडिया द गुड्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड एज मेंशन इन कॉलम 2. तो देखो 100 किलोमीटर तक है तो 1 डे. इन केस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, यानी अगर नॉर्मल ट्रक है, ओवर डायमेंशनल यानी वो नहीं देखे आपने, ऐसा हाईवे से जाते रहते ये बड़े बड़े कुछ इक्विपमेंट्स रहते हैं, बहुत स्लो स्पीड पे चलते रहते हैं, उसके बाजू में तो 2-4 लोग ऐसे ही चलते रहते हैं फास्ट चल के आप फास्ट में निकल सकते हैं, ट्रक बहुत स्लो चलता है, तो वो छोड़ दो. लेकिन नॉर्मल अगर ट्रक है और 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो एक दिन में पूरा हो सकता है ना, तो एक दिन के लिए सिर्फ वैलिड रहेगा, ओनली 1 डे. फ्रॉम द रेलेवेंट डेट, तो रेलेवेंट डेट जब मूवमेंट शुरू हुआ तो वहां से 1 डे. फिर 100 किलोमीटर और पार्ट देयर आफ्टर, यानी कि 100 के ऊपर है तो फिर हर 100 किलोमीटर के लिए
1 एडिशनल डे। इन्हें मान लो अगर 350 किलोमीटर है तो 300 हो गए और 50 और है, इन्हें 400 उसको गिन लेंगे और पार्ट देयर ऑफ है तो 350 को 400 मानेंगे तो 400 मान लिया, यानी कि 4 दिन मिलेंगे आपको। तो 400 यानी एवरी 100 किलोमीटर्स 1 डे, यू कैन से एवरी 100 और पार्ट, एवरी 100 और पार्ट 1 डे। फिर उसके बाद 1 प्रिंट हो गया है, आप इसको पहले 3 कर दो सीरियल नंबर, नेक्स्ट पॉइंट, एंड देन 4, ओके 3 एंड 4 कर दो उसको, या शायद मेरे इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, आपके बुक में शायद सही हो। एनीवेज अब ये 3 एंड 4 क्या है, देखो 3 में है वो जो ओवर डायमेंशनल कार्गो था ना, वो वाले ट्रक, वो बड़े बड़े लॉरीज धीरे धीरे जो चलते रहते हैं, तो उनके केस में 20 किलोमीटर्स का रूल है। तो अप टू 20 किलोमीटर्स अगर डिस्टेंस है तो 1 डे, एंड फॉर एवरी 20 किलोमीटर्स और पार्ट देयर आफ्टर 1 एडिशनल डे। यानी इनको 20-20 किलोमीटर में एक एक दिन मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे चलते हैं ना बेचारे। और नॉर्मल ट्रक है तो 100 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना, इस पे एक आध क्वेश्चन आ सकता है। फिर आगे लिखा है प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर मे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ई-वे बिल फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ गुड्स एज मे बी स्पेसिफाइड देयरिन। एक्सटेंशन का पावर है। And provided further that where under circumstances of exceptional nature including transshipment, यानी जहां पे goods अपना conveyance change होने वाला है, the goods cannot be transported within the validity period of the e-way bill, the transporter may extend the validity period after updating the details in part B if required. तो एक्सेप्शनल केसेस में अलाउ करेंगे उसको अपडेट करने का। फिर एक्सप्लेनेशन 1 है तो उसमें तो वो ये रेलेवेंट डेट का मतलब क्या है, shall mean the date on which the e-way bill has been generated and the period of validity shall be counted from the time at which the e-way bill has been generated, and each day shall be counted as the period expiring at midnight of the day immediately following the date of generation of e-way bill. यानी आपने 4 बजे बनाया तो ऐसा नहीं कि 4 बजे से अगले दिन के 4 बजे फिर अगले दिन के 4 बजे, ऐसा नहीं, मिडनाइट पे खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे शुरू होगा। तो अगर जेनरेशन 14 तारीख को हुआ है, 14th ऑफ अगस्त से फॉर एग्जांपल शाम को 5 बजे 5 PM, तो पहला दिन खत्म कहाँ होगा, अगले दिन यानी 15 अगस्त रात को 12 बजे, midnight of the day immediately following the date of generation of e-way bill. तो 14 अगस्त यानी 14 अगस्त में आप सुबह से रात तक कभी बनाओ तो फर्स्ट डे 15 अगस्त रात को 12 बजे खत्म होगा, फिर सेकेंड डे शुरू होगा 16 अगस्त, फिर वो तो मिडनाइट टू मिडनाइट चलते जाएंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ डे। And for the purpose of this rule, the expression over dimensional cargo, ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया ओवर डायमेंशनल यानी कि वो बहुत बड़े बड़े ट्रक या लॉरीज जो होते हैं, तो यहां भी उसका डेफिनेशन दिया है, लेकिन कुछ समझ में आएगा नहीं क्योंकि यहां वही लिखा है मीन्स अ कार्गो कैरीड एज अ सिंगल इनडिविजिबल यूनिट and which exceeds the dimensional limits prescribed in Rule 93 of Central Motor Vehicle Rule 1989 made under the Motor Vehicles Act of 1988। तो उसके जो लिमिट्स होते हैं डायमेंशनल लिमिट्स, उसको क्रॉस करता है जब, तो उसको कहते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। फिर उसके बाद तो छोटी छोटी डिटेल्स है कि डिटेल्स ऑफ ई-वे बिल जनरेटेड अंडर सब रूल 1 शैल बी मेड अवेलेबल टू द सप्लायर इफ रजिस्टर्ड where the information in part A has been furnished by the recipient of the transporter। तो recipient ने अगर डिटेल्स फिल किए हैं तो सप्लायर को इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, और रेसिपिएंट को दिया जाएगा इफ दे हैव बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर। सप्लायर ने डिटेल्स भरे हैं तो रेसिपिएंट को दिया जाएगा, रेसिपिएंट ने डिटेल्स भरे हैं तो सप्लायर को इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है, ताकि वो क्रॉस वेरीफाई कर सके ऑन द कॉमन पोर्टल। And the supplier or the recipient, as the case may be, shall communicate his acceptance
और रिजेक्शन ऑफ द कंसाइनमेंट कवर्ड बाय द ई वे बिल, तो वो फिर उसमें एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन डालेंगे। तो आपके नाम से आ रहा है तो आप एक्सेप्ट कर लो कि यस आई हैव बुक्ड द गुड्स, दे आर कमिंग, लेट देम कम। और तुमने डाला ही नहीं है, किसी ने गलती से तुम्हारा नाम डाल दिया है, तो रिजेक्ट करो। Then where the person to whom the information under 11 has been made available does not communicate his acceptance or rejection within 72 hours of the details being made available to him on the common portal, 72 घंटों के अंदर अंदर अगर तुमने ना तो एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया तो क्या होगा? Or the time of delivery of goods whichever is earlier, it shall be deemed that he has accepted the said details. Deemed acceptance माना जाएगा। Then e-way bill generated under this rule or under rule 138 of the Goods and Services Tax rules or any state shall be valid in every state and union territory. Simple है। ये रूल या स्टेट का अगर कोई रूल होगा उसके अंदर आपने बनाया है तो वो सभी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में वैलिड रहेगा। और फिर आता है notwithstanding anything contained in this rule, no e-way bill is required in the following cases. तो ये exceptions है, exceptions of e-way bill। कौन से केस में e-way bill बनाने की जरूरत नहीं है? बहुत लंबा लिस्ट है, एक दो बार पढ़ के रखना है। नंबर 1, where the goods being transported are specified in annexure, तो annexure नीचे दिया है, अपन देखेंगे। नंबर B, where the goods are being transported by a non-motorized conveyance, यानी गाड़ी वो रहता है ना, घोड़ा गाड़ी, बुलक कार्ट। हाँ, बुलक कार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? गाई गाड़ी मैंने आज तक कभी सुना नहीं है सच्ची में मेरे को यार मालूम नहीं है। बुलक कार्ट, तो बुलक कार्ट में जा रहे हैं, अपने खेत वगैरह में जाता है ना बुलक कार्ट से, तो बुलक कार्ट हो गया। या हाथ से लेके जा रहे हैं आप रिक्शा में, हैंड रिक्शा, या फिर कोई भी ऐसा व्हीकल जो मोटराइज नहीं है, नॉन मोटराइज व्हीकल, घोड़ा गाड़ी, टांगा, तो उसमें बनाने की जरूरत नहीं। Thirdly, where the goods are being transported from the customs port, airport or air cargo complex and land custom station to an ICD or container freight station for clearance by customs, तो कस्टम में अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम दी कस्टम्स पोर्ट टू ICD, तो उसमें बनाने की जरूरत नहीं है। Then in respect of movement of goods within such areas as are notified under clause D of sub rule 14 of 138 of the state or union territory and service tax rules in that particular state or union territory, स्टेट वालों ने किसी को एग्जेम्पशन दिया है तो उसमें भी बनाने की जरूरत नहीं है। Then where the goods other than de-oiled cake being transported are specified in schedule appended to notification number 2/17, बस पढ़ के रख दो। Then where the goods being transported are alcoholic liquor for human consumption, petroleum crude, high speed diesel and so on and so forth, यानी जिसपे GST लगता ही नहीं, no GST, no e-way bill, ये एक्सक्लूजन कैटेगरी वाले गुड्स है ना। Then where the goods being transported are treated as no supply under schedule 3, schedule 3 जो देखा था, no supply, not considered as supply, तो वहां e-way bill बनाने की जरूरत नहीं है। Then where the goods being transported under customs bond from ICD or container freight station to customs port, airport, air cargo complex and land customs station, or from one customs station or customs port to another customs station or customs port, तो ये उल्टा केस, एक्सपोर्ट गुड्स जो जा रहे हैं अंडर बॉन्ड ICD से लेकर के कस्टम्स पोर्ट पे, या एक कस्टम पोर्ट से दूसरे कस्टम पोर्ट, एंड अंडर कस्टम सुपरविजन और अंडर कस्टम सील। कस्टम सुपरविजन या कस्टम सील के अंदर अगर जा रहे हैं तो ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। Then where the goods being transported are transit cargo from or to नेपाल और भूटान, ये कलकत्ता में गुड्स आया है लेकिन नेपाल जा रहा है या भूटान जा रहा है, तो कलकत्ता से जाता है वहां से पोर्ट से, तो उसमें ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। Then where the goods being transported are exempt from tax under notification 7/17,
and 26/17 as amended from time to time. Then any movement of goods caused by defense formation under Ministry of Defense as a consignor or consignee. Defense goods जितने भी है उसमें ई-वे बिल की जरूरत नहीं है. Then where the consignor of the goods is the central government or the government of any state or local authority for transport of goods by rail. गवर्नमेंट के गुड्स है, रेल से जा रहे हैं तो जरूरत नहीं है. या वेर एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड. एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स यानी जो कार्गो कंटेनर्स में गुड्स गया अब वो वापस आ रहा है, एम्प्टी खाली आ रहा है, कुछ गुड्स नहीं है उसके अंदर, सिर्फ कंटेनर है. एंड वेर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू अ वे ब्रिज फॉर वेमेंट or from the weighbridge back to the place of business of the said consignor, subject to condition that the movement of goods is accompanied by a delivery challan issued in accordance with rule 55. weighbridge पे ले जाके वे करा के वापस लाना है बस, तो और 20 किलोमीटर के अंदर, तो उसमें भी जरूरत नहीं है. और लास्ट में ओ है कि वेर एम्प्टी सिलेंडर्स for packing of liquefied petroleum gas are being moved for reasons other than supply. Empty cylinders है, यानी जो घर से अपने वापस जाता है ना सिलेंडर जो यूज हो चुका है, वो वापस भी तो जाता है ना फैक्ट्री तक भरने के लिए वापस, तो उसका जो मूवमेंट है एम्प्टी सिलेंडर्स का, उसके लिए कोई ई-वे बिल नहीं लगेगा. ओके, सिंपल. और एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फैसिलिटी ऑफ जनरेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल में ऑल्सो बी मेड अवेलेबल थ्रू SMS टू द सप्लायर, रेसिपिएंट एंड ट्रांसपोर्टर एज द केस मे बी. SMS के थ्रू भी आप उसको कर सकते हो, सिंपल है. फिर एनेक्चर में देखो ये गुड्स है, इनके ट्रांसपोर्ट में जरूरत नहीं है ई-वे बिल की. LPG for supply to household and non-domestic exempted category customers. फिर kerosene oil, postal baggage, natural or cultured pearls and precious or semi-precious stones and metal. Then jewelry, goldsmiths and silversmiths wares, currency, used personal and household effects. मेरा घर शिफ्ट कर रहा हूं मैं इधर से उधर, तो उसके लिए भी क्या ई-वे बिल बनाना पड़ेगा क्या? नहीं. And coral, unworked and worked coral, याद रखने की जरूरत नहीं है. तो बेसिक एक आउटलाइन एक आपको दिमाग में रहना चाहिए, कोई डिटेल में इसको याद करने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट मई 2018 में तो ये कोर्स में भी नहीं था, इंस्टीट्यूट ने बोला था कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. अभी यहाँ पढ़ा तो दे रहा हूं मैं, लेकिन इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन भी देखते रहने का आपके एग्जाम के लिए जो भी एप्लीकेबल है. ठीक है, उसमें अगर दिया है कि पढ़ो तो पढ़ो, और अगर दिया है कि नहीं पढ़ने का तो नहीं पढ़ने का, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता है इतने डिटेल में. देन डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस टू बी कैरीड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेयंस. उसमें लिखा है द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस शैल कैरी द इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान एज द केस में भी, जो अपन ने बनाया सप्लायर ने. देन कॉपी ऑफ ई-वे बिल इन फिजिकल फॉर्म or the e-way bill number in electronic form, or mapped to a radio frequency identification device embedded onto the conveyance in such manner as may be notified by the commissioner. तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्रिएट होने वाला है इंडिया में. हर ट्रक के ऊपर एक ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस लगेगा, GPS डिवाइस बेसिकली, जिसके अंदर उसका पूरा मूवमेंट वगैरह सब ट्रैक होते रहेगा, और डिपार्टमेंट बैठ के ट्रैक करेगा कौन सा ट्रक कहां से कहां जा रहा है और क्या कर रहा है. ठीक है, तो उसके थ्रू भी आप रख सकते हो. प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन क्लॉज बी ऑफ द सब रूल शैल अप्लाई इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेल और एयर और वेसल. यानी ये जो है बेसिकली आइडेंटिफिकेशन डिवाइस जो है, ये कहां पे लगना है बेसिकली, ये रोड यानी ट्रक में लगेगा, रेल, एयर और वेसल में नहीं लगेगा ये. और फिर उसमें एक सेकंड प्रोविजो भी ऐड हुआ है जो कहता है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, अगर गुड्स इंपोर्ट हो रहा है और फिर बाद में उसका सप्लाई है, द पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेयंस शैल ऑल्सो कैरी अ कॉपी ऑफ द बिल ऑफ एंट्री
filed by the importer of such goods and shall indicate the number and date of the bill of entry in part A of form GST EWB1. तो बिल ऑफ एंट्री जो होती है ना, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट जो रहता है, तो उसका भी एक कॉपी उसको साथ में लेके जाने का है. ओके, सिंपल है. Then a registered person may obtain an invoice reference number from the common portal by uploading on the said portal a tax invoice issued by him in form GST invoice 1 and produce the same for verification by the proper officer in lieu of tax invoice, and such number shall be valid for a period of 30 days from the date of uploading. तो आप invoice reference number जो है वो भी कैरी कर सकते हो instead of the physical copy of the invoice. And where the registered person uploads the invoice under subrule 2, the information in part A of the e-way bill 1 shall be auto-populated by the common portal on the basis of the information furnished in invoice 1. वो auto-populate भी कर लेता है. And the commissioner may by notification require class of transporters to obtain a unique radio frequency identification device and get the said device embedded on the conveyance and map the e-way bill to this device. तो ये अभी तक तो हुआ नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन ये होगा आगे चल के. तो क्लास ऑफ ट्रांसपोर्टर्स गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, उनको कंपल्सरीली ये आरएफडी जो है वो डिवाइस लगाना पड़ेगा उनके कन्वेंसेस के ऊपर और उसको ई-वे बिल से मैच करना पड़ेगा ताकि सब कुछ फिर इलेक्ट्रॉनिकली होते जाए. फिर ऑफिसर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. फिर क्या है कि जैसे वो टोल प्लाजाज और ये सब रहते हैं ना, तो ऐसे स्कैनर्स रोड पे अलग अलग जगह पे लगा के रख देंगे गवर्नमेंट. जैसे ही ट्रक वहां से पास होगा तो ऑटोमेटिक वो रीड कर लेगा वो डिवाइस, क्योंकि आरएफडी डिवाइस लगा है. तो जैसे ही वो वहां से जाएगा ट्रक उस जगह से निकलेगा तो आरएफडी का जो कोड है वो गवर्नमेंट के पूरा जो डेटाबेस है उसमें आते जाएगा. ऑनलाइन पूरा सिस्टम रियल टाइम बेसिस पे काम करेगा. अब सोच बहुत अच्छी है, कितने हद तक ये इंडिया में चलेगी आई डोंट नो. वहां लगाएंगे लोग स्कैनर और लोग वहां से चुरा के लेके जाएंगे. खैर एनीवे, तो पॉइंट यह है कि ट्रक जो जाएंगे वहां से निकलेंगे रोड पे से तो ऑटोमेटिक स्कैनिंग होते रहेगा अलग अलग जगह पे और गवर्नमेंट को पता चलते रहेगा कि कौन सा ट्रक कहां से कहां जा रहा है. तो आपने तो EWB में पहले ही लिखा हुआ है कि भाई ये यहाँ नागपुर से जा रहा है चेन्नई, तो अक्रॉस द रोड ये क्रॉस वेरीफाई होते जाएगा कि अभी ट्रक कहां 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 तक पहुंच चुका है. इंटरेस्टिंग. ये आरएफडी टेक्नोलॉजी है ना, आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस, ये वही है जैसे अपन वो फिंगरप्रिंट स्कैनर रहता है ना एम्प्लॉइज के पेरोल के लिए अपन ऑफिस में जाते लगाते हैं, या वो एक कार्ड आता है आरएफडी कार्ड, उसको दिखाए तो रजिस्टर कर लेता है कि अपन अटेंडेंस लगा रहे. तो उसी तरह का ये रहेगा. तो स्कैनिंग होते रहेगा थ्रू आउट दी रूट. या फिर ऑफिसर्स है तो ऑफिसर्स के पास वो रीडिंग मशीन भी होगा, तो आपका जो आरएफडी कार्ड है उसको खट समझ डालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ट्रक कहां से निकला, पूरे डिटेल्स उसके, क्योंकि मैप है ना, ई-वे बिल इज मैप टू दिस डिवाइस व्हेन द ट्रक इज मूविंग. तो वो पूरा कोई भी ऑफिसर बीच में खड़ा करके उसको सिर्फ ये स्कैन करेगा तो उसको उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे यानी लैपटॉप या जो भी रहेगा उसके पास एप्पल आईपैड वगैरह, उस पर पूरी डिटेल्स उनको दिखेंगी. इंटरेस्टिंग है. Then notwithstanding anything contained in B of 1, where circumstances so warrant, the commissioner may by notification require the person in charge of the conveyance to carry the following documents instead of e-way bill. तो B में लिखा है ना कि e-way bill लेके चलो, लेकिन यहाँ बोला है कि अच्छा ठीक है कुछ केसेस में if circumstances so warrant तो e-way bill की जगह ये डॉक्यूमेंट्स भी चलेंगे. क्या? तो इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या बिल ऑफ एंट्री और अ डिलीवरी चालान where the goods are transported for reasons other than by way of supply. And verification, तो ये वेरिफिकेशन देखो वो ये कमिश्नर रोक के कैसे चेक करेगा. The commissioner or an officer empowered by him in this behalf may authorize the proper officer to intercept any conveyance, यानी रोकना हाईवे पे, to verify the e-way bill या तो फिजिकली या इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म for all interstate and intrastate movement of goods. तो कहीं पे भी रोक के उसको वेरीफाई कर सकते हैं. फिजिकल में है तो फिजिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक आरएफडी से मैच्ड. Commissioner shall get radio frequency identification device readers
installed at places where the verification of movement of goods is required to be carried out, and verification of movement of vehicles shall be done through such device readers where e-way bill has been mapped with such devices. अलग अलग हाईवे पे लगा के रखेंगे लोग स्कैनर्स. And the physical verification of the conveyance shall be carried out by the officer as authorized by commissioner or an officer empowered by him in this behalf. फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, ट्रक में ऊपर चढ़ के देख भी सकता है कि अंदर क्या है. नहीं तो समझ में आएगा ठीक है ट्रक तो जा रहा है लेकिन सामान है ही नहीं. And provided on receipt of specific information on evasion of tax, physical verification of a specific conveyance can also be carried out by any other officer after obtaining necessary approval of the commissioner or an officer authorized by him in this behalf. तो अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि ये ट्रक में टैक्स इवेजन से रिलेटेड कोई गुड्स जा रहा है तो फिर उसको चढ़ के वेरीफाई कर सकते हैं. कोई भी ऑफिसर कर सकता है कमिश्नर से पूछ करके. देन इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स 138C में लिखा है कि समरी रिपोर्ट ऑफ एवरी इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट शैल बी रिकॉर्डेड ऑनलाइन बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन पार्ट ए of EWB 3 within 24 hours of inspection, and the final report in part B of 3 shall be recorded within 3 days of such inspection. तो जितने भी इंस्पेक्शन ये लोग करेंगे रास्ते पे खड़े रह के वो सब का डिटेल्स इनपुट करना है ऑनलाइन. पहले ए में डालेंगे फिर घर जाके आराम से बैठ के बी में डालेंगे. फिर प्रोविजो कहता है that where the circumstances so warrant, the commissioner or any other officer authorized by him may on sufficient cause being shown extend the time for recording of the final report in part B of form EWB 3 for a further period not exceeding 3 days. यानी extension of time can be granted by less than or equal to 3 days. Okay. और एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि पीरियड ऑफ 24 आवर्स और एज द केस में बी 3 days शैल बी काउंटेड फ्रॉम द मिडनाइट ऑफ द डेट ऑन विच द व्हीकल वाज इंटरसेप्टेड. यानी मान लो कि अगर 24 तारीख को इंटरसेप्शन हुआ तो 24 तारीख को रात को 12 बजे से फिर 24 घंटे चालू होंगे. यानी 24 तारीख को इंटरसेप्शन हुआ तो 25 तारीख का पूरा दिन आपके पास अप टू मिडनाइट. ठीक है. तो ऐसा नहीं कि 4 बजे इंटरसेप्शन हुआ तो 4 बजे से अगले दिन के 4 बजे, ऐसा नहीं, नेक्स्ट फुल डे. और इसी तरह से जो 3 दिन का एक्सटेंशन भी है तो वो नेक्स्ट फुल 3 days का एक्सटेंशन आपको मिलेगा. Then where the physical verification of goods being transported on any conveyance has been done during transit at one place within the state or union territory or in any other state or union territory, no physical further verification of the said conveyance shall be carried out again in the state or union territory unless a specific information relating to evasion of tax is made available subsequently. यानी एक स्टेट में एक बार वेरिफिकेशन होगा. तो अगर महाराष्ट्र के थ्रू पास हो रहा है 400 किलोमीटर है, अगर बीच में कहीं एक बार वेरिफिकेशन हो गया है तो दोबारा से महाराष्ट्र के अंदर तो नहीं होगा अनलेस के पता चले कि इसमें टैक्स इवेजन है. और आखिरी में 138D है फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ व्हीकल where the vehicle has been intercepted and detained for a period exceeding 30 minutes. 30 मिनट से ज्यादा अगर उसको डिटेन करके रखा वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, then the transporter may upload the said information in GST EWB 4 on the common portal. क्योंकि उसके 100 किलोमीटर फिर हो सकता है पूरे ना होना, तो वो एंटर करेगा डिटेल के देखो मेरे को रोक के रखा इन लोगों ने और 3 घंटे रोक के रखा, 4 घंटे रोक के रखा, जो भी है उसको एंटर करो. ऐसा है. और आखिरी में एक्सप्लेनेशन में दिया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर द एक्सप्रेशंस ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेलवेज या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेल does not include cases where leasing of parcel space by railways takes place. यानी एक्सेप्शंस में था ना अलग अलग जगह पे, और ये अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं, ट्रांसपोर्टेड बाय रेल, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल. तो ये सब में लीजिंग ऑफ स्पेस इंक्लूडेड नहीं है. तो ये क्या है कि रेलवे क्या करता है कि
अपने वैगन्स को लीज पे दे देता है, तो 2 वैगन उसने लीज पे दे दिए, लीज्ड टू सम ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटी एजेंसी, एक जीटी एजेंसी है कोई, उसको लीज पे दे दिया है। तो अब जीटी एजेंसी जो है ये लोगों से बुक करके माल सप्लाई करता है, तो इसको अपन एक्सेप्शन देंगे क्या? फिर जहां जहां भी एक्सेप्शन दिया है कि ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज है तो एक्सेप्शन, तो फिर इसको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेलवेज, दिस इज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ओके, तो ऐसा था ये पूरा ई वे बिल। 2 बार पढ़ के रख देने का है, कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखो, बाकी तो प्रोसीजर है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला।